नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चट्टी चौराहों पर, नुक्कड़ पर से लेकर टीवी चैनलों के डिबेट्स में, शोज में, स्टूडियो में गहमा गहमी रफ्तार पकड़ने लगी है। अरे यार, नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चट्टी चौराहों पर, नुक्कड़ों पर से लेकर टीवी चैनलों के स्टूडियो में गहमा गहमी रफ्तार पकड़ने लगी है। इन चर्चाओं में अब तक आपने दो सवाल सबसे ज़्यादा सुने होंगे। पहला, यह कि बिहार एनडीए 74 साल नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाकर चुनाव में क्यों उतारना चाहती है, और दूसरा सवाल कि महागठबंधन खेमे के दूसरे बड़े घटक दल कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को क्यों नहीं तैयार है। आइए बारी बारी से दोनों सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ दोनों सवाल के जवाब आंकड़े, पिछले वोटिंग पैटर्न और बिहार के सामाजिक और जातीय समीकरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। दिलचस्प बात है कि दोनों सवालों के जवाब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिहार एनडीए के लिए क्यों जरूरी है नीतीश कुमार? सबसे पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। पिछले 10 सालों के चुनावी सफर पर नजर डाले तो बीजेपी धरातल के साथ आभासी दुनिया यानी सोशल मीडिया पर भी अपना दबदबा बनाए है। यही वजह है कि इस पार्टी को चाहने वाले अक्सर सवाल पूछते हैं कि देश के साथ इतने सारे राज्यों में सरकारें बनाने वाली बीजेपी बिहार में गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार पर क्यों आश्रित है। यह वही बीजेपी है जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा जैसे नए नवेले विधायक तक को सीएम की कुर्सी सौंपकर नया नेतृत्व तैयार कर सकती है। तो उसी पार्टी को बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में क्या हो जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट की टैली पर नज़र डालेंगे तो शायद काफ़ी हद तक आपके सामने भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बीजेपी पर यह छाप रही है कि वह ब्राह्मण और बनिया की पार्टी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उभार के साथ ही उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों में बीजेपी अपनी इस पहचान को बदलने में काफ़ी हद तक सफल रही है। हर राज्य में ओबीसी, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज से बीजेपी के पर्याप्त विधायक लगातार जीत कर आ रहे हैं। लेकिन अगर वही बिहार पर नजर डालें तो यहाँ पिक्चर कुछ और ही नजर आता है। 2020 के बिहार चुनाव रिजल्ट पर नजर डालें तो आरजेडी के 75 से महज एक कमी 74 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही। बिहार में आज भी बीजेपी का बेस वोट बैंक फॉरवर्ड वोट बैंक है जो करीब 9 से 10% के आसपास है। इसी वोट बैंक को आधार बनाकर बीजेपी बिहार में अब तक राजनीतिक करती आई है। पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन में बीजेपी को 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिला था, जिसमें 74 सीटों पर जीत मिले। गौर करने वाली बात है कि इसमें 40% विधायक फॉरवर्ड बिरादरी से हैं, यानी 74 में से 33 विधायक उच्च जाति से आते हैं। यहाँ यह भी याद दिला दूं कि विधायकों की यह संख्या तब है जब चिराग पासवान की एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ किसी भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारे थे। इतनी बड़ी संख्या में फॉरवर्ड समाज के विधायक होने के बाद भी बीजेपी मौजूदा राजनीतिक माहौल में किसी को भी नेता बनाने का जोखिम नहीं ले सकती है। बिहार आज भी जातियों में बटा हुआ है। यहाँ किसी भी ऊंची जाति के नेता को कोई भी बड़ी पार्टी राज्य स्तर का चेहरा बनाने की जोखिम नहीं ले सकती है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती है कि वह किसी ओबीसी नेता को ही एनडीए का चेहरा बनाए, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी वाला यादव समाज आज भी करीब करीब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के चेहरे के साथ इंटरैक्ट है। यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय के चेहरे को आगे करके भी बीजेपी समझ चुकी है कि समाज के वोट बैंक में सेंधमारी करना समय और मेहनत बर्बाद करने के सिवा और कुछ भी नहीं है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें इस रूप में और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। गैर यादव किसी ओबीसी चेहरे को आगे करे, ऐसे में ट्रायल और टेस्टेड गैर यादव ओबीसी चेहरा नीतीश कुमार ही सामने आते हैं।
दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के कार्यकाल में जातियों के बंधन से ऊपर उठकर अपना वोट बैंक तैयार किया है। नीतीश कुमार के वोट बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी तमाम जातियों की महिलाओं की है। इसके अलावा दलित और पिछड़ों में लाभार्थी लोग हैं। इन तमाम लोगों को जोड़ दें तो करीब 10% वोट बैंक किसी भी सूरत में नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखाई देते हैं। कांग्रेस क्यों नहीं स्वीकार कर रही है तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा? दूसरा बड़ा सवाल इस मेरे पूरे वीडियो का। बिहार की राजनीतिक चर्चा इस दूसरे सवाल का जवाब कहीं न कहीं पहले में ही छुपा है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राष्ट्रीय जनता दल करीब 20 साल से सत्ता से बाहर होने के बाद भी यादव और मुस्लिम समाज के ज़्यादातर वोट इसी पार्टी या इनके साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों में मिलते रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए खेमे में बीजेपी जहां फॉरवर्ड वोट बैंक की पहली पसंद रही है, वहीं गैर यादव ओबीसी वोट बैंकों का बड़ा चक्र नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए प्रत्याशियों को मिलता रहा है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो यही एनडीए की जीत का मंत्र रहा है। वही आरजेडी भली भांति समझती है कि केवल यादव और मुस्लिमों के वोट बैंक के दम पर वह राज्य में विपक्ष में ही बैठ सकती है। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए लालू, राबड़ी के लाल तेजस्वी यादव पिछले 3 चुनावों में 2019, 2020, 2024 में बहुजन, अगड़ा, आबादी, आधी आबादी, पुअर या गरीब और A to Z वाला दाव आजमाकर थक चुके हैं। महागठबंधन खेमे में इस बार अलग ही प्लानिंग समझ में आ रही है। एक तरफ आरजेडी और खुद तेजस्वी यादव चीख चीख कर रैलियों में खुद को सीएम फेस बनाने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे नजर आती है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में भी राहुल गांधी इस सवाल को टालते हुए नजर आते हैं। अक्सर जानकारों का मानना है कि महागठबंधन खेमा जानबूझकर कंफ्यूजन रखना चाहता है। महागठबंधन मानता है कि कांग्रेस भी तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकारना शुरू कर देती है, तो फॉरवर्ड वोटरों का झुकाव इस गठबंधन से छिटकता हुआ नजर आएगा। वहीं तेजस्वी यादव के नाम पर बीजेपी समेत तमाम एनडीए खेमे को लालू प्रसाद यादव के नाम पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अटैक करना आसान हो जाएगा। इसलिए रणनीति के तहत कांग्रेस तेजस्वी यादव के नाम पर हामी भरने के बजाय टाल मटोल करती नजर आती है। फॉरवर्ड समाज का कुछ वोट महागठबंधन की झोली में डालने की उम्मीद किए हुए। बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।